तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया था और बाकी कुछ विशेषताएं जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विलक्षण दस्तावेज। तो विलक्षण का मतलब होता है अनोखा, कि भारतीय संविधान जो है ना वो अन्य देशों की तुलना में क्या है, अनोखा। वो कैसे कि हमारे संविधान में जनता से संबंधित जो मूल्य हैं और आकांक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण किया गया है कि जनता भविष्य में जनता को कौन कौन से मूल्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, जनता की आकांक्षाएं क्या हैं। तो संविधान निर्माता जो थे उन्होंने संविधान बनाते समय भविष्य को ध्यान में रख करके उस पर क्या किया, कार्य किया, जो भारतीय संविधान को कैसा बनाता है, अनोखा बनाता है, विलक्षण बनाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान की एक विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। फिर आगे हम बात करें कि अगली जो अपनी विशेषता है वो है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का मिश्रण। तो देखो, कुछ देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपना रखा है तो कुछ देशों ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपना रखा है। जब हम भारत की बात करें तो भारत ने देखो संघात्मक शासन को अपना रखा है। तो भारत ने कौन से शासन को अपना रखा है, संघात्मक शासन को। अब ये जो संघात्मक शासन है तो इसकी हम बात करें तो देखो भारतीय संविधान में कहीं पर भी कौन से शब्द का उल्लेख नहीं है, संघ शब्द जो है उसका संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो संघ शब्द संविधान में नहीं आता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो निर्माण है वो किससे हो रहा है, राज्यों से हो रहा है। तो हम देखो अगर वर्तमान की बात नहीं करते हैं तो पहले की बात करें तो भारत में 29 तो राज्य थे और कितने, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो कोर्स में अपना इतना ही है तो वर्तमान की हम बात नहीं करेंगे। तो ये जो है 29 राज्य, इनको अगर मिला दें, 7 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है, भारत बन जाता है। तो इस प्रकार से भारत जो बना है वो किससे बना है, राज्यों से बना है। तो इस अनुच्छेद 1 की जब हम बात करें तो अनुच्छेद यही कहता है कि भारत किसका संघ है, राज्यों का संघ है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो देश छोटे हैं वो कौन से शासन को अपनाते हैं, एकात्मक शासन को अपनाते हैं, और जनसंख्या या क्षेत्र की दृष्टि से जो देश बड़े हैं वो कौन सी व्यवस्था को अपनाते हैं, संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हैं। भारत के आधार पर अगर हम देखें तो भारत ने न तो पूर्ण रूप से एकात्मक शासन को अपनाया है और न पूर्ण रूप से संघात्मक शासन को अपनाया है, बल्कि भारत ने कुछ विशेषताएं तो एकात्मक शासन की अपनाई हैं, कुछ विशेषताएं संघात्मक शासन की अपनाई है। जैसे साधारण भाषा में हम बात करें कि जब देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है, तो जब देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में भारत में कौन सा स्वरूप लागू रहता है, संघात्मक। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो देश का शासन जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होता है। तो देश को एक रखने का कार्य केंद्र सरकार करती है और राज्य सरकार को यह अधिकार दे रखा है कि राज्य सरकार जो है वो अधिक से अधिक स्वतंत्र होकर के क्या करे, कार्य करे। तो राज्य सरकारों को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान कर रखी है। तो ये तो हो गई अपनी साधारण व्यवस्था या शांति व्यवस्था, जिसमें अपना स्वरूप कैसा होता है, शासन का संघात्मक। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियाँ आ जाती हैं, देश में संकट की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में अपना जो स्वरूप है शासन का वो संघात्मक के स्थान पर कैसा हो जाता है, एकात्मक। क्या परिवर्तन होता है इसमें परिवर्तन ये होता है कि जब संघात्मक व्यवस्था होती है तो राज्य सरकारें अपना काम करती हैं, केंद्र सरकार अपना काम करती है। और एकात्मक स्वरूप जब संकट की स्थिति बनती है, एकात्मक स्वरूप जब धारण कर लेता है शासन, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के कार्यों को भी कौन करने लग जाता है, केंद्र करने लग जाता है।
तो ये स्वरूप बदल जाता है। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से न तो एकात्मक है, न पूर्ण रूप से संघात्मक है, बल्कि संघात्मक होते हुए झुकाव किसकी ओर है? एकात्मक की ओर झुकाव है। चलो उसके बाद में अगली हम विशेषता पढ़ रहे हैं, और वो है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की हम बात करें तो देखो, सरकार जो है उस सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। एक है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा जो है वो है न्यायपालिका। तो ये सरकार के कितने अंग हैं? ये सरकार के 3 अंग होते हैं, और ये तीनों अंग मिल करके ही शासन चलाते हैं। अब देखो, न्यायपालिका की हम बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका का उल्लेख कर रखा है कि ये जो सरकार के 2 अंग हैं, अगर ये व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना, और कार्यपालिका उन कानूनों को क्या करती है? लागू करती है। तो कई बार क्या होता है कि जब ये दोनों सरकार के अंग आपस में मिल जाते हैं तो चाहे जैसा कानून क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। तो न्यायपालिका जो है वो एक कार्य तो ये करती है कि वो कानून की रक्षा करती है, कि कानून को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना, ये काम किसका है? न्यायपालिका का। वो कैसे? कि कोई व्यक्ति अगर जुर्म करता है तो उसे सजा देने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का होता है, जिससे किसकी रक्षा हो जाती है? कानून की रक्षा हो जाती है। तो एक काम तो ये हो गया इसका। इसके बाद में देखो, न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है। किसको सुरक्षा प्रदान करती है? मौलिक अधिकारों को। कि कई बार सरकार जो है वो जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए मौलिक अधिकारों पर क्या लगाती है? अंकुश लगाती है, रोक लगाती है। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा। तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा। इसके लिए न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका इसके लिए रिट जारी करती है, और वो रिट कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। जैसे आपने पढ़ा होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है, तो प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है। तो इस प्रकार से हम बात करें तो न्यायपालिका कितने प्रकार की रिट जारी करती है? 5 प्रकार की रिट जारी करती है, और इन रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों का क्या हो जाती है? सुरक्षा हो जाती है। तो न्यायपालिका जो है वो कानून की रक्षा भी करती है और मौलिक अधिकारों को क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ साथ में न्यायपालिका देखो कि कोई भी कानून अगर सही ढंग से लागू नहीं हो पाता है तो उन कानूनों की जांच करती है कि कानून क्या संविधान के दायरे में बना है, संविधान को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अगर कानून सही नहीं होता है तो न्यायपालिका उसकी जांच करके उस कानून को क्या कर देती है? रद्द कर देती है। तो इस प्रकार से ये न्यायपालिका अपना कार्य कब करेगी? जब न्यायपालिका कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। तो ये विशेषता हमने पढ़ी। इसके बाद में आगे हम पढ़ रहे हैं अपनी अगली विशेषता, जो है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर और लचीला संविधान। तो कठोर से अभिप्राय है कि संविधान जो है वो संविधान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक तो संविधान होता कैसा है? एक तो संविधान होता है लिखित, और दूसरा संविधान कैसा होता है? अलिखित। तो जहाँ पर संविधान कैसा होता है? अलिखित होता है, वहाँ पर तो संविधान कैसा हो गया? एक प्रकार से लचीला। और जहाँ पर लिखी हुई कोई बात होती है, संविधान लिखित होता है, वहाँ पर संविधान कैसा बन जाता है? कठोर।
क्योंकि लिखा हुआ होता है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जबकि लचीला जो होता है वो मौखिक होता है, एक प्रकार से परंपराओं पर आधारित होता है। तो लचीला जो है वो हमने कौन से देश से अपनाया? वो हमने ब्रिटेन से अपनाया। और कठोरता वाला जो सिस्टम है वो हमने कौन से देश से अपनाया? वो हमने अमेरिका से अपनाया। तो भारत में दोनों को अपना रखा है, कठोर और लचीला, ठीक है, उन दोनों का संयोग अपना रखा है। अगर हम बात करें भारत की तो भारतीय संविधान के भाग 20 में, भाग कौन सा आता है? 20। तो भाग 20 में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आता है 368। इसमें किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो संशोधन की जो विधि है ना, कि संविधान में आखिर संशोधन कैसे होता है, तो ये संविधान संशोधन, इस संशोधन की जो विधि है वो कौन से अनुच्छेद में है? 368 में। अब संविधान में देखो 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, लेकिन संविधान में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संशोधन। और वो कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 की हम बात करें, इसमें क्या होता है? इसमें हमें संसद का क्या चाहिए? साधारण या सामान्य बहुमत। तो 1 के माध्यम से जो संशोधन होगा वो होगा संसद के साधारण बहुमत से। जैसे हम सिंपल वे में इसकी बात करें तो जो कुछ परिवर्तन जैसे हमें करने हैं, जैसे हम किसी राज्य में अगर विधान परिषद है, उस विधान परिषद को स्थापित करना चाहते हैं, उसे समाप्त करना चाहते हैं, तो ऐसा जो परिवर्तन होगा वो संसद के कौन से बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो केंद्र जो शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनको बनाना, ये जो कार्य करना है, इसमें भी संसद का कौन सा बहुमत चाहिए? तो संसद का साधारण बहुमत चाहिए। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्य की जो सीमाएं हैं उनमें क्या करना? परिवर्तन करना, राज्यों के नाम बदलना, ये सभी जो काम है वो भी कौन से बहुमत से होता है? साधारण बहुमत से होता है। और साधारण बहुमत कौन सा होता है? कि संसद के जो सदस्य हैं उनका 50% से अधिक, और कम से कम कितना अधिक होना चाहिए? तो 50% से कम 1 अधिक होना चाहिए। अधिकतम कितना भी हो सकता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लो संसद में कितने सदस्य हैं? 100। और अगर ऐसा कोई परिवर्तन करना है, हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं, विधान परिषद बनानी है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनका नाम बदलना है, तो ये जो परिवर्तन होगा, अगर 100 के आधार पर हम समझने का प्रयास करें तो संसद के अगर 51 सदस्य कम से कम तैयार हो जाते हैं तो ऐसा परिवर्तन हो सकता है, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। तो एक तो परिवर्तन हो गया साधारण बहुमत के माध्यम से। दूसरा परिवर्तन होता है विशेष बहुमत के माध्यम से। अब ये जो विशेष बहुमत है ये भी किसका चाहिए? हमें संसद का। तो दूसरी प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो दूसरी प्रक्रिया आती है विशेष बहुमत, कि विशेष बहुमत के माध्यम से भी संसद जो है वो क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। और ये विशेष बहुमत होता क्या है? तो इसमें संसद जो है उस संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उनके दोनों सदनों का पृथक पृथक बहुमत। अगर हम बात करें लोकसभा, तो लोकसभा का भी पृथक बहुमत होना चाहिए और राज्यसभा का भी पृथक बहुमत होना चाहिए। और साथ में उपस्थित जो सदस्य हैं
उनका कितना बहुमत, 2/3 बहुमत। इसके माध्यम से संसद क्या करती है, संशोधन कर सकती है। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों की हम बात कर लें तो देखो, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है, नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन करना है, तो फिर हम संविधान में जो साधारण बहुमत की जो भी प्रक्रिया उससे परिवर्तन नहीं करेंगे। हम विशेष बहुमत वाली जो प्रक्रिया, जिसमें संसद के दोनों सदनों का पृथक पृथक बहुमत और उपस्थित जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत, इसके माध्यम से हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो दूसरी प्रक्रिया हो गई अपनी विशेष बहुमत। तो दूसरी प्रक्रिया हो गई विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधन। ये प्रक्रिया जटिल है। इसके बाद में हम तीसरी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो देखो, 2 प्रक्रिया हमने पढ़ी, संविधान में संशोधन किस प्रकार से हो सकता है। अब हम तीसरी प्रक्रिया की बात करें, इसमें वही संसद का कौन सा बहुमत है, विशेष बहुमत, और साथ में भारत में जितने भी राज्य हैं तो उनमें से कम कितने, आधे राज्यों की स्वीकृति। तो इससे भी संविधान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इसमें विशेष बहुमत वही हो गया जो दूसरी प्रक्रिया में था, ठीक है। साथ में इसमें संसद जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके किसके पास भेजेगी, जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का जो विधानमंडल है उनके पास भेजा जाएगा। और फिर जो राज्य हैं वो अगर सहमति देते हैं, उनमें से कितने राज्यों की सहमति चाहिए, हमें आधे राज्यों की सहमति चाहिए। अगर वो मिल जाती है तो वो संविधान में क्या मान लिया जाता है, संशोधन मान लिया जाता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के रूप से, तो एग्जाम्पल में हम बात करें तो राष्ट्रपति महोदय जो हैं, उन राष्ट्रपति महोदय की जो निर्वाचन प्रणाली है, निर्वाचन पद्धति है, प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उस निर्वाचन में अगर हमें कोई परिवर्तन करना है तो ऐसा जो परिवर्तन होगा वो इस तीसरी व्यवस्था से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्र और राज्यों, केंद्र और राज्य, तो केंद्र और राज्यों में जो भी हमें शक्तियों का विभाजन करना है, तो केंद्र राज्य जो संबंध हैं उनमें अगर परिवर्तन करना है तो ऐसी स्थिति जो है वो तीसरी प्रक्रिया के माध्यम से होगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तीसरी प्रक्रिया जो है उससे भी संविधान में संशोधन आसानी से नहीं हो सकता है। तो ये संविधान को क्या बनाता है, जटिल बनाता है। फिर अगली विशेषता हम पढ़ रहे हैं, वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। देखो, इस पॉइंट को हम पढ़ने से पहले हम इसको संसदीय संप्रभुता को पढ़ते हैं। देखो, भारत में कौन सा शासन है, संसदीय शासन। इसको हम एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं कि अगर हम बात करें कि संसदीय शासन सबसे पहले कौन से देश में शुरू हुआ, तो ब्रिटेन में शुरू हुआ। तो ब्रिटेन को संसदीय शासन की क्या माना जाता है, जननी। कि संसदीय शासन की शुरुआत कहाँ पर हुई, ब्रिटेन में हुई। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन
की शुरुआत होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? संसदीय शासन की जननी। अब ब्रिटेन का गुलाम कौन रहा? तो ब्रिटेन का गुलाम रहा भारत। तो ये जो संसदीय शासन हमने कौन से देश से अपनाया? हमने ब्रिटेन से अपनाया। तो ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन को अपनाया, लेकिन दोनों में परिवर्तन है। जब हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो संसद है वो सर्वोच्च है। कहने का मतलब कि वो चाहे जैसे कानून बना सकती है, न्यायपालिका जो है उन कानूनों को गलत घोषित नहीं कर सकती है। इसलिए संसद ने जो कानून बना दिया वो बना दिया। तो ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। न्यायपालिका, ब्रिटेन की जो न्यायपालिका है वो संसद द्वारा निर्मित जो कानून है उन कानूनों को गलत घोषित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न्यायपालिका के पास कौन सी शक्ति नहीं है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। तो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का अभाव होने के कारण ब्रिटेन की जो संसद है वो कैसी हो जाती है? सर्वोच्च हो जाती है। अब अगर भारत की हम बात करें तो देखो, हमने संसदीय शासन तो ब्रिटेन से अपना लिया, लेकिन भारत में संसद तो सर्वोच्च है। अब अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उस कानून की जांच करने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो संसद के माध्यम से जो कानून बना उसकी क्या करेगी? जांच। तो संसद सर्वोच्च है किसमें? भारत में। और संसद को कानून बनाती है तो उसकी जांच किसके माध्यम से की जाएगी? न्यायपालिका के माध्यम से। अगर कानून सही नहीं है तो न्यायपालिका उस कानून को क्या घोषित कर सकती है? रद्द घोषित कर सकती है। तो हमने यहाँ पर संसदीय संप्रभुता को तो अपनाया ही, और साथ साथ में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को अपनाया, जिससे संसद सर्वोच्च नहीं है। तो भारत में सर्वोच्च आखिर कौन है? तो भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि वो जो संविधान है वो शक्तियाँ किसको देता है? केंद्र को और राज्य को। तो शक्तियों का बंटवारा भारत में किसके माध्यम से हो रहा है? संविधान के माध्यम से हो रहा है। तो भारत में सर्वोच्च कौन हुआ? संविधान हुआ। चलो अगली अपनी जो विशेषता है वो है विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक। अगर विश्व शांति के समर्थक की बात करें तो देखो, भारत जो है, भारत कैसा देश रहा है? भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। भारत ने किसी भी देश पर क्या नहीं किया है? आक्रमण। तो पहल नहीं की है भारत ने, किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया है। किसी भी देश की सीमाओं का क्या नहीं किया है? अतिक्रमण। कि दूसरे देश की सीमाओं में भारत ने अतिक्रमण नहीं किया है। स्वयं चलकर सर्वप्रथम किसी देश पर क्या नहीं किया है? आक्रमण नहीं किया है। तो भारत शांति प्रिय देश रहा है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है उसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की नीति तो ये परिभाषित करती है कि भारत विश्व में क्या चाहता है? शांति चाहता है। और भारत स्वयं को सुरक्षित भी रखना चाहता है। विश्व सुरक्षित रहे और इसके लिए जरूरी है कि क्या नहीं हो? आक्रमण नहीं हो। लेकिन अगर कोई देश भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो भारत फिर अपनी जो शांति प्रिय की जो नीति है वो छोड़ देगा, क्योंकि भारत फिर अपने लोगों को, भारत को सुरक्षित रखने के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा। तो हम दूसरे की सीमा में अतिक्रमण नहीं करेंगे, दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी रक्षा के लिए अपना बचाव करेंगे। तो भारत को शांति का समर्थक माना जाता है। तो भारत विश्व शांति समर्थक है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाता है। चलो फिर अगली अपनी विशेषता हो गई आपातकालीन
प्रावधान। आपातकाल, तो आपातकालीन प्रावधान बोल रहे हैं, यहाँ आपातकाल बोल रहे हैं। देखो भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय जो संविधान है, इस भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है वो 352 से लेकर 360 तक किसका उल्लेख है? आपातकाल का उल्लेख है। अगर भाग की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 18 में किसका उल्लेख मिलता है हमें? आपातकाल का उल्लेख मिलता है। ये आपातकाल हमने वैसे तो जर्मनी से अपनाया है, जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहाँ से हमने आपातकाल को अपनाया है। आपातकाल भारत में कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। तो इमरजेंसी है वो भारत में कितने प्रकार से लागू हो सकती है? 3 प्रकार से लागू हो सकती है। पहली वाली जो इमरजेंसी है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। इस राष्ट्रीय आपातकाल में होता क्या है? तो देखो पहले तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 352 उसमें उल्लेख मिलता है राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल में 3 स्थितियां हों तब ये लागू होता है, या तो युद्ध हो जाए, या फिर बाहरी आक्रमण हो, और या फिर सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में इन 3 परिस्थितियों के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब इसमें हम अगर बात करें तो देखो ये जो तीसरी परिस्थिति है सशस्त्र विद्रोह, इसके स्थान पर पहले दूसरा नाम था जिसका नाम था आंतरिक अशांति। इसका मतलब ये हुआ कि देश में अगर शांति व्यवस्था स्थापित नहीं रह रही है तो शांति स्थापित करने के लिए आपातकाल लागू किया जा सकता था। लेकिन फिर संविधान में संशोधन किया गया, कौन सा? 44वां। और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जो आंतरिक अशांति जो शब्द है उसको संविधान से हटा दिया गया। तो संविधान में संशोधन हुआ 44वां 1979 में, और इसके माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को संविधान से हटा करके हमने संविधान में कौन सा शब्द जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। तो अगर युद्ध की स्थिति बन जाती है, बाहरी आक्रमण हो जाता है और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति बन जाती है तो ऐसी स्थिति में देश में कौन सा आपातकाल लागू किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरी जो इसकी स्थिति होती है वो है राष्ट्रपति शासन। और ये जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356। तो देखो 4 का अंतर है, 352 के बाद में 4 जोड़ दो 356। तो 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ये लागू कहाँ पर होगा? राज्य में। तो पहला वाला जो आपातकाल है वो तो किसी राज्य विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, संपूर्ण भारत में लागू हो सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन कहाँ पर लागू होगा? राज्य में लागू होगा। राज्य में लागू कब होगा? जब संविधान के अनुसार किसी राज्य का जो शासन है वो संचालित नहीं होता है। मतलब वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है? विफल। तो ऐसी स्थिति में या तो राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या स्वयं राष्ट्रपति के माध्यम से उस राज्य में क्या लागू कर दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब तीसरी जो स्थिति है उसमें आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो इसमें भी देखो 356 में 4 जोड़ दो तो अनुच्छेद कौन सा आ गया? अनुच्छेद 360 आ गया। अब अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कब होगी? जब देश में वित्तीय शाख का क्या उत्पन्न हो जाए? खतरा उत्पन्न
हो जाए तो वित्तीय साख का खतरा उत्पन्न होने पर देश में वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, और ये भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो ऐसे हमने देखा कि ये जो आपातकाल है वो 3 प्रकार का होता है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख है। अगला जो अपना संविधान की विशेषता वाला जो बिंदु है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता से अभिप्राय है, देखो नागरिकता एक प्रकार की हो सकती है, 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो नागरिकता कौन प्रदान करे? केंद्र। तो एक तो केंद्र सरकार के माध्यम से क्या प्रदान हो? नागरिकता प्राप्त हो, नागरिकता प्रदान की जाए। और दूसरी, राज्य में जो सरकारें होती हैं, राज्य सरकार जो है वो क्या प्रदान करे? नागरिकता प्रदान करे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो या तो केंद्र सरकार के माध्यम से नागरिकता प्रदान हो या राज्य सरकार के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाए। तो यहाँ पर अगर केंद्र और राज्य दोनों नागरिकता प्रदान करेंगे तो वो जो नागरिकता का प्रकार है, तो वो जो नागरिकता का प्रकार है वो कैसा होगा? दोहरा। तो वहाँ पर नागरिकता कैसी हो जाएगी? दोहरी नागरिकता। अब भारत ने दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया है। क्यों? क्योंकि भारत में आप देखो, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विभिन्न जाति, भाषा, धर्मों के लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर राज्य उन्हें नागरिकता प्रदान करेगा तो भारत में केंद्र का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो केंद्र का प्रभाव बना रहे, क्योंकि केंद्र का प्रभाव नहीं होगा तो देश को फिर क्या नहीं रखा जा सकता है? एक नहीं रखा जा सकता है। देश में एकता की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए देश एक रहे, अखंड रहे, मजबूत रहे, तो हमने राज्य सरकारों को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो क्या प्रदान करें? नागरिकता प्रदान करें। तो भारत में कौन सी नागरिकता को अपनाया गया है? एकल नागरिकता को, अपनी सुरक्षा के आधार के लिए या फिर एकता स्थापित रखने के लिए। और वो नागरिकता प्रदान कौन कर रहा है? तो नागरिकता केंद्र सरकार प्रदान कर रही है। अगली जो अपनी विशेषता है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी स्थापना। ये जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें होता क्या है? देखो, राज्य जो है वो कैसा हो? जनता, लोक का मतलब जनता हो गया, और जनता का अधिक से अधिक क्या करे? कल्याण करे। जैसे पौष्टिक भोजन, राज्य जो है वो जनता को कैसा भोजन प्रदान करे? पौष्टिक भोजन प्रदान करे। उनके आवास की समुचित व्यवस्था करे, उनके वस्त्र की समुचित व्यवस्था करे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। तो ये जो चीज़ें आती है ना, कि मूलभूत जो आवश्यकता है किसकी? व्यक्तियों की जो मूलभूत आवश्यकता है, नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करने का काम कौन करे? राज्य करे, ताकि जनता जो है वो समुचित रूप से अपने कार्यों के माध्यम से देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो ये लोक कल्याणकारी जो राज्य की स्थापना है, ये एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्व की जो विशेषता है वही है। तो राज्य जो है वो जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक क्या करेगा? कार्य करेगा। और अंतिम जो अपना बिंदु है इस चैप्टर का, विशेषताओं के आधार पर अगर हम बात करें तो अंतिम जो अपना बिंदु है वो है अल्पसंख्यक। एक तो अल्पसंख्यक और दूसरे हैं पिछड़े वर्ग। वर्गों का कल्याण। तो
तो देखो भारतीय संविधान जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों को और साथ में पिछड़े जो वर्ग हैं उनको ऊंचा उठाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। अब देखो, एक तो हम बात करें अनुसूचित जाति जिसको हम बोलते हैं SC, और दूसरी हम बात करें ST। तो SC और ST की जो जातियां हैं उनको ऊपर उठाने में भी संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332। तो अनुच्छेद 330 ये कहता है कि SC और ST, तो SC और ST के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उन्हें कहाँ पर, लोकसभा और लोकसभा की सीटों में क्या दे रखा है, आरक्षण। तो लोकसभा की सीटों में आरक्षण किसे दे रखा है, SC को और ST को। तो लोकसभा की सीटें जिनका चुनाव होता है वो कितनी है, 543, और 543 सीटों में से इनके लिए रिजर्व सीट रख रखी हैं, किसके लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो SC के लिए जो सीट निर्धारित कर रखी हैं वो कितनी कर रखी हैं, 84, और ST के लिए 47। कहने का मतलब कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, 543 सीटों का चुनाव होगा, उनमें से कितने सदस्य, 84 सदस्य कौन सी कास्ट से आएंगे, SC कास्ट से चुने जाएंगे, और ऐसे ही 47 जो सदस्य हैं वो अनुसूचित जनजाति के चुने जाएंगे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 330 जो है वो लोकसभा में सीटें आरक्षित कर रहा है, रिजर्व कर रहा है, किसके लिए, SC और ST के लिए। उसके बाद में सेम ऐसा का ऐसा ही अनुच्छेद 332 में बस यहाँ पर परिवर्तन ये करना है कि लोकसभा के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधान सभा। तो यहाँ पर विधानसभा हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि यही सिस्टम रहेगा कि SC और ST की जो जातियाँ हैं उनके लोगों को अब यहाँ पर लोकसभा के स्थान पर कहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा, विधानसभा की सीटों में आरक्षण। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखो विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 200, ठीक है। अब इन 200 में आरक्षण दे रखा है SC और ST को। तो देखो SC और ST, तो इन 200 सीटों में से अगर हम बात करें तो SC के लिए कितनी सीटें निर्धारित कर रखी हैं, 34, और ST के लिए 25। तो 200 में से 59 जो सीटें वो SC और ST से भरी जाती हैं। 200 में से 59 सदस्य इन कास्टों के ही चुन करके निर्वाचित होकर के कहाँ पर आएंगे, राज्य की विधानसभा में आएंगे। अब ये देखो, ये जो आरक्षण दिया गया है इनको, ये संविधान में शुरुआत में 1960 तक की व्यवस्था की गई थी। 1950 में अपना संविधान लागू हुआ था और शुरुआती 10 वर्षों तक इनको सीटों में आरक्षण दिया गया। फिर इसमें हर 10 वर्ष के आधार पर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो 60 से 70, 80, 90 ऐसे होते होते ये 2020 तक, तो 25 जनवरी 2020 तक ये आरक्षण रहा, किसका, SC और ST का, कहाँ पर, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में। अभी संविधान में परिवर्तन करके इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अपने कोर्स में कहाँ तक दे रखा है, 2020 तक दे रखा है। तो हम भी यहाँ तक ही पढ़ेंगे। उसके बाद में हम बात करें OBC, तो अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, उस अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। कितना प्रतिशत आरक्षण, तो केंद्र की नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण, 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। और इसके लिए एक आयोग आया था जिसका नाम था मंडल आयोग। ये जो मंडल आयोग बना था, इस आयोग की सिफारिश पर ही OBC वर्ग के जो लोग हैं उन्हें 27% केंद्र की नौकरियों में क्या दे रखा है, आरक्षण दे रखा है। और ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 8 सितंबर को। 8 सितंबर 1993 से ये क्या हुआ, लागू हुआ। तो देखो, भारतीय संविधान की विशेषताओं को हमने 2 पार्ट में समझा है। आधी विशेषताएं हमने पहले पार्ट में समझी हैं, आधी विशेषताएं हमने अगले पार्ट में समझी हैं।
तो अपना भारतीय संविधान की विशेषता वाला जो टॉपिक है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। Please subscribe YouTube channel, share and like it.